करेंगे। बड़ी साहब, पहले यौम दिफा पाकिस्तान पे आज आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। हमारे बहुत से सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स जिन्होंने शहादतें लीं और जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो आप इस पर ज़रा कुछ बात करें। और फिर क्या भारत जो है इसने इससे कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, और आइंदा हमारे मामलात कैसे चलेंगे? जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादिर साहब, इस पाकिस्तान के जो असल हीरो हैं, जो इस मुल्क का सरमाया है, जिनका मैं, आप और 22 करोड़ आवाम मकरूद है, वो मेरे मुल्क के शहोदा है। वो एक फौजी सिपाही से लेके कर्नल ब्रिगेडियर तक, मैं तो उनका मकरूद हूँ। अगर आज हम घरों में इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारी असल फ़ौज जो है वो शहोदा है, जिन्हें आज का पूरा प्रोग्राम उनके नाम। अगर वो शहीद ना होते, अगर वो हमारे लिए अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ ना देते, तो शायद आज हम भी किसी बनिए की दुकान पे बैठे होते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उनका तो जितना भी अल्फाज, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो उनकी शान में बयान कर सकूं। दूसरी तरफ कादी साहब, आप जो फरमा रहे हैं, इस मुल्क में अब अफगानिस्तान बड़ा अहम रोल बनता जा रहा है। ये बात कन्फर्म हो गई है कि अफगानिस्तान में भारत ने दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हुए थे, जिन्हें दैश और अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। जिस तरफ आपने इशारा किया कि DGISI का वहाँ हुआ, वो खाली काबुल की सैर करने नहीं गए थे मोहतरम फैज़ हमीद साहब, वो ऐसे एविडेंस देने गए थे तालिबान को, उनकी हुकूमत शुरा को, कि आपके इन एरिए में भारत ने अपने ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हुए हैं और दैश और इसमें RSS के गुंडे भी शामिल हैं। कादी साहब, यही वजह है कि अमेरिका को मरोड़ उठ रहे हैं, मिर्चें लग रही हैं, चीख रहे हैं कि DGI उधर वहां क्यों गए। इससे पहले भी कई दफा गए, लातेदाद लोग गए, खुद अजीत देवल भी 10 दफा गया। तो बस दुनिया में एक सुपर पावर फ्यूज पावर हो गई, उसका नाम है अमेरिका। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में किसी को पसपाई हुई, रसवाई हुई, वो है भारत। इन्होंने अमेरिका को यकीन दहानी कराई थी कि अशरफ गनी जैसी कठपुतली जिसे इन्होंने ट्रेनिंग दी है, वो 3, 4 या 5 साल तक तालिबान का मुकाबला कर सकती है। लेकिन वो जैसे ही बग्राम एयरबेस खाली किया, वो रेत की दीवारें हुई। तो अब भारत की मुकराहट और फैज़ हमीद साहब का मुस्कुराते चाय पीना, उनके जख्मों पे नमक छिड़कना, और उनके छिड़कना तो बनता है। एक उनके ट्रेनिंग सेंटर पकड़े गए, पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि आप मलक साहब की तरफ जाएं, कादी साहब, बड़ा अहम वक्त अब तालिबान पे आ गया है। वो कंसेंसस से वहाँ हुकूमत बनाए। पंजशेर पे आज तक दुनिया में कोई भी कब्जा नहीं कर सका था, अल्लाह ताला ने इन्हें भी कामयाबी दे दी। अब इन्हें चाहिए हर एक को, जो कि उन्होंने आम माफ़ी कर दी है, बैनुल कवानीन के मुताबिक हुकूमत चलाए, और उसमें रशिया, चीन और पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। आज कादी साहब, आपको ये तो फ़ख्र होना चाहिए हमारे हुक्मरानों से, अमेरिका जैसी सुपर पावर, उसकी फ़ौज के इनखला के लिए पाकिस्तान ने मदद की, बरतानिया की नेटो की, तो लिहाजा ये अच्छे इक़दाम है। अच्छा भट्टी साहब, एक और सवाल, दिनों में तालिबान अपने मुल्क को किस तरह चलाते हैं। मैं इस पे मैंने बहुत आपसे पूरी डिटेल लेनी है अपने आखिरी सेगमेंट में, लेकिन मैं एक और तरफ आता हूँ कि देखें, अब ऑल आउट वार जो है वो तो हमारे दरमियान मुमकिन नहीं है। हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो ये जो अब यहाँ पे इजाफे कर दिए हैं भारत ने, आज हम इसी हवाले से डिस्कस करते हैं कि अब हमें इसका मुकाबला। साहब, ये जो दहशतगर्दी की वारदातें वो करवा रहे हैं वहाँ हजीमत के बाद, आज हम यौम दिफा पे हमें इसमें भी रीथिंक करना होगा, और हमें जो अंदर के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ भी आना होगा। क्या समझते हैं आप? देखें कादी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक मोसाद और CIA अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप तो थे ही थे। आपके बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, जिसे हमारी फौज ही ख़त्म कर सकती है, और उसके लिए नहायत अदब, एहतराम और जान की माल पाऊँ सियासत से ख़ुद को अलग करना होगा। अब इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के जो अज़ाइम हैं, जिसको
20 साल बाद खरबों रुपए लगा के वहां पसपाई हुई, अमेरिका को पसपाई हुई, वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस रीजन में अमन हो। तो इसके लिए अब पाकिस्तान की इंटरनल मीर जाफरों को वो किसी भी रूम में है, वो किसी भी जगह है, उन्हें बिला इम्तियाज कुचलना होगा और तेजी से, वरना दहशतगर्दी की एक लहर आ गई। आगे 80,000 से ज्यादा हमने शहादतें दी हैं। अच्छा भट्टी साहब, और इसके मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं मलिक साहब, 1 और 5 का मुकाबला था हमारा, एक यानी अगर हम देखें 5 गुना हमसे बड़ी ताकत थी, 5 गुना बड़ी फौज थी, तो मेरे ख्याल में बड़ा वैलियंटली, और फिर मानक शाह और इस जैसे लोग जो बाद में भी हमारी जंग हुई, उन्होंने खुद अपने तय तस्लीम किया कि जी जिस इन मीगर मीन्स के बावजूद जितना एक वैलियंटली लड़ी हमारी फ़ौज जो है, एक बहुत बड़ी 5 गुना बड़ी ताकत से। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने 65 की जंग जीती और ये खित्ते ने जंग हारी। मेरा जो आर्गूमेंट है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो चीज़ों से अचीव की 65 से, वो कॉन्फिडेंस लिया। जिस तरह आपने कहा कि आपने से 5 बड़ा गुना आपसे दुश्मन सामने हो और आप एक बिल्कुल सॉलिड, और दुनिया सारी इस पे गवाह है कि पाकिस्तान ने जो टैंकों की जंग हुई है चुनिंडा में, और एयरफोर्स, ये जो टैंकों की जंग है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंग है। और दूसरी पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं और हम इसकी हिफाजत कर सकते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज हो गया। मगर बदकिस्मती ये हुई कि ये रीजन जो है 65 से अभी तक बाहर नहीं निकला। उसमें डेफिनेटली एक बड़ी लंबी कहानी है और मैं उसको बिल्कुल कंक्लूड करना चाह रहा हूँ बजाय लंबी बात करने के। मैं समझता हूँ आज इंडिया के लिए 2 क्वेश्चन बड़े क्लियर हो गए हैं। एक अफगानिस्तान में जो हुआ है, और कोरोना ने वैसे उनकी इकॉनमी छेड़ी हुई थी, ऊपर से कोरोना आ गया। मुझे लगता है कि इस दफ़ा डेफिनेटली एक ज़लज़ला इंडिया के अंदर आएगा कि जिस पॉलिसी पे, जिस रीजन को जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंडिया के अंदर एक रिबेलियस आएगा, एक चेंज आएगी कि इस रीजन के साथ हम सही नहीं कर रहे। ये मेरा आर्गुमेंट। तो ये चलें, ये हम इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ जो रेशा दवानियाँ हम करते हैं, अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका को ले डूबा, और हम देख रहे हैं कि आज में जो क्या उनके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। पर आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, अब मैं पंजाब की तरफ आता हूँ। पंजाब में बड़ी इंतज़ामी तब्दीलियाँ फिर एक बार हो रही हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, बार बार की पोस्ट पर बंदे इधर उधर कर दिए जाते हैं। क्या मसला है? हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्या चल रहा है? आप कैसे देखते हैं? इन्हें क्यों हटाया जा रहा है? जो आ रहे हैं उन्हें क्यों लाया जा रहा है? और जो आ रहे हैं वो कितना फ़र्क डालेंगे? भट्टी साहब। देखिए कादी साहब, पंजाब में ऑलरेडी इन 3 सालों में जो तब्दीलियाँ हुई हैं शायद कभी भी किसी 10 सालों में भी ना हुई। तब्दीली किसी अच्छी मकसद के लिए किए जाए, अच्छे लोगों के साथ की जाए तो नताइज हमेशा बेहतर आते हैं। मेरी आज इस्लामाबाद में 2-3 लोगों से मुलाकात हुई है। मुझे हैरत है कि इस हुकूमत में राव सरदार को आईजी के नाम के लिए रिकमेंड किया। वो तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन आदमी है, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है और पुलिस इस्लाहत लाएंगे। वो तो इलेक्शन का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। थारो जेंटलमैन, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, और गलत काम वो अपनों का नहीं करते। अगर इमरान खान साहब लगाते हैं तो कम से कम उनके बारे में जो बैड गवर्नेंस तासुर है वो ज़रा थोड़ा सा कम होगा। लेकिन कादी साहब, नहायत अदब एहतराम के साथ, क्या राव सरदार को फ्री हैंड दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से डीपीओ लगाए, अपनी मर्जी से डीएसपी डीआईजी लगाए, ताकि पुलिस में इस्लाहत आए और आम लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके? दूसरी तरफ जो कमिश्नर, जो चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, वो भी जेन्युइन आदमी थे, 100% ऑनेस्ट, ईमानदार, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें काम भी नहीं करने दिया जा रहा था। जब एक हफ्ते में आप 6-6 एसी तब्दील करेंगे, 10-10 डीसी तब्दील करेंगे, तो फिर नताइज बेहतर नहीं आएंगे। अगर पुलिस में वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहत लाना चाहते हैं, जिसका केपी, तो राव सरदार, खालकदाद लक या मलक अली अमर बेहतरीन चॉइस है और राव सरदार A1 चॉइस है। लेकिन अब मेरी इतला है कि इसका कल आर्डर होंगे। लेकिन सुना है कि जिनकी जगह ये आ रहे हैं, इनाम गनी अपने तबादला रुकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं।